हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन का। इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन के 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिस लेक्चर में मैंने आपको इनर्शिया के टर्म में बताया था। आज का लेक्चर हम आगाज करेंगे और वो है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो फटाफट से बुक, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और तब हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेक्चर नंबर 3 का आगाज करते हैं। आज का पहला हेडिंग डालिए लीनियर मोमेंटम। आज का हेडिंग हम लोग देखेंगे, टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा लीनियर मोमेंटम। तो हेडिंग लगाइए, एक छोटा सा प्यारा सा हेडिंग, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। पहली हेडिंग डालिएगा लीनियर मोमेंटम। आज का वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। क्लियर है? वीडियो क्वालिटी हमारी सही जा रही है। तो देखिए, लीनियर मोमेंटम हम लोग डील करेंगे आज। क्या होता है लीनियर मोमेंटम? तो लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई हमारी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? यम है। तो अगर यहाँ से हम जब फोर्स लगाएंगे यफ, तो ये ऑब्जेक्ट भी वेलोसिटी के साथ इधर मूव करेगी। तो मोमेंटम डिफाइन करता है P = मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? P = मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारा P जो डिफाइंड कर रहा है, ये है आपका लीनियर मोमेंटम। P है हमारा लीनियर मोमेंटम और ये जो हमारा M है, ये है मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर बॉडी। और यहाँ जो V है आपका, ये भी आपको बता रहा है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लीनियर मोमेंटम डिफाइन करता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी। तो जब भी आपको लीनियर मोमेंटम डिफाइन करना हो, तो ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो वो डिफाइन करता है आपका लीनियर मोमेंटम। और ये जो हमारा लीनियर मोमेंटम है, ये लीनियर मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के पास 2 चीज़ होता है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारा होता है डायरेक्शन। तो ये P हमारा मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसपे मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड तो आप जब उसके प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा लीनियर मोमेंटम। इसका जो डायरेक्शन होता है लीनियर मोमेंटम का, ये डायरेक्शन होता है along the direction of velocity। जिधर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, उधर ही आपका लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका जिसका मास मान लीजिए m है और v वेलोसिटी के साथ अगर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो भी आपका लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन भी होगा ईस्ट के तरफ। जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन, उधर ही आपका होगा मोमेंटम का डायरेक्शन। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है, ये आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होती है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे मास और वेलोसिटी के साथ, तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा। दिक्कत है कि इसका डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड करेंगे।
तो डायरेक्शन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपका होगा लीनियर मोमेंटम का। क्लियर हुई बात? इतना नोट करिए, तब आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करिए जल्दी। ओ नीचे दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, चेस्ट करते हैं। दिखाई दिया? ओके, देख नोट कर लीजिए इसको, बस नोट करिए। थोड़ा सा दिक्कत है, वीडियो दिखाओ। क्लियर है? चलिए, हो गया? चलिए, दिख रहा है क्लियर? ओके, तो इतना हम लोग नोट कर लिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। हो गया? इरेज करें? चलिए, इसको इरेज करते हैं ऊपर से। अब जरा मेरी बात और ध्यान से सुनिए। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है जरा देखिए। दूसरा लिखते हैं हम, इट इज मेजर्ड in terms of the force required to the body in per unit time। इसका मतलब क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। लीनियर मोमेंटम हमको ये भी मेजर करता है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। जैसे मैं फिगर से आपको समझाता हूं, देखिए जैसे ये हमारी ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं v वेलोसिटी के साथ ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रही है। ऑब्जेक्ट जो है v वेलोसिटी के साथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो लीनियर मोमेंटम ये भी मेजर करता है कि अगर आप उस जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, उस ऑब्जेक्ट जो मोशन करे, उस मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट को अगर एक सेकंड में रोकने के लिए जितना आप फोर्स लगाते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट आ रही है और एक सेकंड में आपने जितना फोर्स लगाया, वो भी मेजर करता है, जिसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। ये बात समझ में आई? फिर से सुनिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रही है मूव करते हुए, आपने एक सेकंड में उस पर जितना फोर्स लगाया उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए एक सेकंड में जितना आप फोर्स लगाएंगे, उसको भी मेजर करता है लीनियर मोमेंटम। बात नहीं समझ में आई? ठीक है, तो एक सेकंड में जितना फोर्स की जरूरत होती है उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, वो भी डिसाइड करता है, हमारा लीनियर मोमेंटम मेजर करता है। और लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास ऑफ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ विच ऑब्जेक्ट मूव एंड डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन में, वही होता है लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन। क्लियर हुई बात? दूसरा देखिए क्या है, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी।
थोड़ा सा देखिएगा पीछे स्किप करके हमने एम कोई भी वेक्टर लगाया था जो कि रॉन्ग है, मास हमारा वेक्टर नहीं, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जो पीछे मैंने मास पे एरो लगाया है उसको आप इरेज कर दीजिएगा, ठीक है, वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका हो जाएगा यूनिट केजी एम और एस के पावर -1, ये हो जाएगा इसका यूनिट। अगर हम सीजीएस की बात करें तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये लीनियर मोमेंटम ये भी मेजर करता है कि आप चलती हुई बॉडी को 1 सेकेंड में जितना फोर्स लगाते हैं उसको रोकने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, यहाँ लिख लीजिएगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी, स्टॉप होगा। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी इन पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए जितना फोर्स आप लगाते हैं उसको भी मेजर करता है लीनियर मोमेंटम। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा है लीनियर मोमेंटम, ये यूनिट हो गया और ये सीजीएस। अब इसका डायमेंशन जरा निकाल लें, यहीं पे निकाल देते हैं डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएगा? केजी, ये मास है हमारा यम, ये है मीटर यल और टी के पावर -1, MLT -1, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। नोट कर लीजिए MLT -1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन MLT -1, क्योंकि मास का हो जाएगा यम, मीटर है तो लेंथ L और सेकेंड है टाइम तो इसका इन्वर्स, तो डायमेंशन हो जाएगा आपका MLT -1। ये लीनियर मोमेंटम का केस है। नीचे एक नोट पॉइंट में जरा नोट करिए, इसको इरेज कर देते, थोड़ा वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए इसको इरेज करते हैं। अब जरा देखिए क्या है केस। एक नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट, at maximum height the linear momentum at maximum height the linear momentum of an object is। नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि एट मैक्सिमम हाइट द लीनियर मोमेंटम एन ऑब्जेक्ट, जब किसी पार्टिकल को हमने थ्रो किया ऊपर की तरफ, तो जब वो पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो उस मैक्सिमम हाइट पे लीनियर मोमेंटम क्या होगा? क्वेश्चन है कि अगर किसी पार्टिकल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका, अगर वो पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं क्या कि P = होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू क्या होता है? वेलोसिटी। तो हम ये भी जानते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जब इस पार्टिकल को हम लोग फेंकते हैं तो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाता है, एक अपने मैक्सिमम हाइट तक जब पहुंचता है, जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो जब वेलोसिटी 0 हुआ मतलब ये टर्म आपका 0 हो गया, तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा आपका? 0।
तो जब पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है उस दौरान पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी, उसकी वजह से हमारा पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर हुई बात? नोट कर लीजिए इतना टर्म, ऊपर वाला नोट करिए, जल्दी से नोट करिए ऊपर वाला टर्म, तब आगे चलते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे और समझते हैं क्या है। तो हमने आपको बताया कि लीनियर मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। लीनियर मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन वही होगा जिधर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। और लीनियर मोमेंटम आपको ये भी मेजर करता है कि एक सेकंड में आप जितना फोर्स लगाएं किसी बॉडी को स्टॉप करने के लिए, वही मेजर करता है आपका लीनियर मोमेंटम। यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकंड, डायमेंशन हो गया mlt-1 और CGS हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर। क्लियर है? मिटाएं? ओके, अब जरा सा केस समझते हैं, कुछ और केस है। क्या है इसमें? केस को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, केस नंबर फर्स्ट, पहला केस क्या है, हम लोग देखे हैं पहले केस में क्या, P इज इक्वल टू mv है। P इक्वल टू क्या है, mv है। ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन लीनियर मोमेंटम का है। क्लियर हुई? अगर हम मास को कांस्टेंट मान लेते हैं, इफ m हमारा कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है, तो जब मास कांस्टेंट हो गया मतलब ये टर्म कांस्टेंट है मास, तो ये जो मोमेंटम p है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी v का। जब मास कांस्टेंट तो p किस पे डिपेंड करेगा, v पे, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा v का। तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपका, ये हमारा लीनियर मोमेंटम p है और ये हमारा वेलोसिटी v है। तो जब दो चीज आपका डायरेक्टली का होता है तो उसका ग्राफ हमारा ओरिजिन से पास करता है और ऐसे ग्राफ निकल जाएगा और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे मास कांस्टेंट। ठीक है? तो p वेक्टर और v वेक्टर के बीच का जो ग्राफ है, तो ये हमारा मास कांस्टेंट होता है। तो आपका स्ट्रेट लाइन जाएगी और कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करती हुई वो लाइन जाएगी। तो पहला केस हमने देखा कि जब बॉडी का मास कांस्टेंट है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v है, तो p को रखा y एक्सिस और v को रखा मैंने x एक्सिस। तो ये बना आपका ग्राफ किसका, केस फर्स्ट p और m का। ठीक है? केस नंबर सेकंड जरा देख लें। केस सेकंड है वेक्टर p इजिकल टू मास इंटू वेलोसिटी v। क्लियर है? अगर हम देखिए इसमें केस क्या आपको बनाया है कि यदि दो बॉडी है सेम वेलोसिटी के साथ हैं, इस बार जो है हमारा केस सेकंड लिया है कि अगर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा आपका, यहाँ पे p डायरेक्टली हो जाएगा मास m का। नहीं समझ में आया? अगर दो डिफरेंट बॉडीज हैं, v सेम फॉर डिफरेंट बॉडीज, v सेम फॉर डिफरेंट बॉडीज,
यहाँ से ये समझ में आ रहा है हमको कि वेक्टर p जो है बराबर है मास इंटू वेलोसिटी v का। तो अगर सेम डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब उनकी वेलोसिटी सेम है लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो इस इक्वेशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है, तो p डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। तो यहाँ हो जाएगा p और यहाँ हो जाएगा मास m। तो इस समय भी ग्राफ आपका जाएगा इस तरीके से, जिसमें वेलोसिटी इस बार क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर है? पहले वाले ग्राफ में वेलोसिटी जो है मास कांस्टेंट था, वेलोसिटी अलग अलग था तो ग्राफ मास कांस्टेंट का। इसमें मास वैरी कर दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया, तो p और m आ गए यहाँ पे। जिसको कांस्टेंट करेंगे वो ग्राफ आपका जाएगा ओरिजिन से, तो p और m का ग्राफ भी कांस्टेंट, p और v का ग्राफ मास कांस्टेंट। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। हो गया? ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं। तो केस समझ में आया दोनों? इसमें v कांस्टेंट, अरे सॉरी मास कांस्टेंट, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। इस वाले में मास कांस्टेंट, सॉरी v कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अरे इसमें मास कांस्टेंट तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, इसमें v कांस्टेंट तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। हो गया? अब एक केस तीसरा बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं और केस नंबर 3 देखते हैं। केस 3 देखते हैं। देखिए केस 3 क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। क्लियर है? इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है। ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा v1 वेलोसिटी से और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है v2 वेलोसिटी से। ठीक है? फॉर two different bodies having different masses, but different masses and different velocities but linear momentum is constant. But linear momentum is constant. दो डिफरेंट बॉडीज हैं, दो अलग अलग बॉडीज हैं जिनका मासेस भी अलग है और वेलोसिटी भी अलग है, लेकिन लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है। दोनों के लिए लीनियर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। मतलब P1 की वैल्यू हो जाएगा आपका m1 v1 और लीनियर मोमेंटम P2 की वैल्यू हो जाएगी m2 v2। लेकिन ये दोनों मोमेंटम सेम है, मतलब P1 बराबर मोमेंटम P2 बराबर P वेक्टर जो है ये बराबर है m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2 और P हो जाएगा आपका मास इनटू वेलोसिटी। दोनों का अलग अलग वेलोसिटी है, अलग अलग वेलोसिटी है, लेकिन मोमेंटम क्या है? सेम है। तो यहाँ से क्या देखा मैंने, जरा देखिएगा, इसको भी इरेज करते, इसको रहने दो। ठीक है? m1 अपान m2 क्या इसको लिख सकते हैं v1 अपान v2।
गड़बड़ हो गया, V2 अपान V1। नहीं समझ में आया? M1 और ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो गया M1 अपन M2, और उधर V2 पहले से है तो ये जाएगा तो हो जाएगा आपका V1। कुछ रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? M1 डिवाइडेड बाई M2 इधर आ गया, M1 पहले से था, ये मल्टीप्लाई इधर आके M2, और V2 पहले से था, V1 जाएगा तो M1 अपान M2 इक्वल टू V2 अपान V1। M1 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V1 का, M2 भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V2 का। मतलब मास अगर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी कि नहीं होगी? किसी चीज़ का अगर मास अधिक है तो उसकी स्पीड कम होगी ना, वेलोसिटी कम होगी, उसको मोशन कराने में दिक्कत होगा। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकला कि मास हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी v का। मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी v का, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये हो जाएगा हमारा मास m वेलोसिटी v, और इसको मास m कर देते हैं। इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मास जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v का। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से, ये कब हुआ है? जब हमारा मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। और ये दो अलग अलग बॉडी है, क्या है? दो अलग अलग बॉडी है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इन्वर्सली का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? इन्वर्सली का। तो यहाँ से हमको ये समझ कि जब दो अलग अलग बॉडी हैं तो इसका ग्राफ आपका इन्वर्सली बन जाएगा, और M1 V2 V1 V2 M1 V1 इक्वल टू M2 V2, तो M1 अपन M2 V2 अपन V1। यहाँ M जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V का, V का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन 1/v का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। M जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v का। मेरी बात समझिए, यहाँ जो मास m है ये डायरेक्टली है 1/v का, लेकिन 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 इन्वर्सली है वेलोसिटी v का। फिर देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v का, लेकिन v का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? बोलिए, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, अब जो है ये हमारा कंसेप्ट भी हो गया, ग्राफ भी हो गया। अब बारी है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, का दो ठो पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इरेज करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया, इरेज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जरा देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन लिखिए, पार्टिकल, लिखिए क्वेश्चन पहला, और पार्टिकल, पहला क्वेश्चन लिखिए क्या दिया है, हम लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट बोल रहे, लिखते जाइएगा। और पार्टिकल ऑफ मास, क्वेश्चन है और पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, और पार्टिकल ऑफ मास 2 kg travels along x-axis at 5 meter per second, at 5 meter per second. Determine its linear momentum. Determine its linear momentum
इन कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म बोले तो आई कैप और जे कैप में आपको फाइंड करना है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, वो ट्रेवल कर रहा है एलोंग एक्स एक्सिस 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। मतलब आपको मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दिया है। आपको डिटरमाइन करना है इसकी लीनियर वेलोसिटी, सॉरी लीनियर मोमेंटम। आपको डिटरमाइन करना है इसके लीनियर मोमेंटम क्या होगा कंपोनेंट के फॉर्म में। ट्राई करिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। वीडियो को पॉज कर लिया आप लोगों ने, ट्राई कर लिया, सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक पार्टिकल मान लेते हैं जिसका मास दिया है 2 kg। बड़ा सा बनाते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, ठीक है। ये ट्रेवल कर रहा है एलोंग एक्स एक्सिस, तो इसकी वेलोसिटी दिया है 5i कैप। अरे 5 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस में जा रहा है, मतलब वेलोसिटी 5i कैप होगा कि नहीं कंपोनेंट के फॉर्म में। आई कैप क्या बताता है कि वेलोसिटी आपका 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। लीनियर मोमेंटम डिफाइन करना है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो है P = होता है, मास दिया है 2 kg और वेलोसिटी दिया है 5i कैप। तो मोमेंटम हो जाएगा 10i कैप प्लस 0j कैप। क्योंकि पूरा का पूरा मोमेंटम है सिर्फ एक्स एक्सिस के एलोंग है, और मैंने यही बताया था कि लीनियर मोमेंटम का भी वही डायरेक्शन होगा जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो क्या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5i कैप मतलब ईस्ट में है? क्या मोमेंटम भी 10i कैप ईस्ट में है? 0j का मतलब y में कोई वेलोसिटी, कोई लीनियर मोमेंटम नहीं है। क्या इक्वेशन बता रहा है कि ये मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के एलोंग है, 10i कैप, जे वाले में 0 है, मतलब y एक्सिस के एलोंग कोई लीनियर मोमेंटम नहीं है। लेकिन जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है 5i कैप, वही है लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन 10i कैप। यही मैंने बताया कि जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही आपका लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। नोट कर लीजिए इसको प्यारे बच्चे, नोट कर लीजिए जल्दी से, इरेज करें, हो गया? ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए बिटाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg ट्रेवल एलोंग 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। यहाँ पे ट्रेवल एलोंग 37 डिग्री, इसमें क्वेश्चन चेंज करते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, ट्रेवल्स एलोंग 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, और यहाँ स्पीड हो जाएगा एट 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में क्या मैंने चेंज किया कि एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है और वो 37 डिग्री के एलोंग मूव कर रहा है एक्स एक्सिस से 37 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। इसका लीनियर मोमेंटम डिटरमाइन करना है इन कंपोनेंट के फॉर्म में। ट्राई करिए क्वेश्चंस को, ट्राई करिए जल्दी, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को। कर लिया आप लोगों ने? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए एक बार। चलिए हम बताते हैं, ठीक है? आप लोग सॉल्व कर लिया होगा। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई पार्टिकल है,
जिस पार्टिकल का मास m है, जो दिया है हमारा 2 kg। क्लियर है? और ये हमारा है x एक्सिस, ठीक है। इस वाले को हम ABD बनाते हैं। देखिए ABD बनाते हैं इसे कैसे, एक पार्टिकल को मान लेते हैं पॉइंट चार्ज, और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। इस वाले पे 37 डिग्री पे पार्टिकल मूव कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? 37 डिग्री पे इस v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग v cos थीटा आई कैप, और एक जाएगा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और वो हो जाएगा v sin थीटा जे कैप। क्लियर है? तो इस वेलोसिटी v को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे v cos थीटा आई कैप और प्लस लिखेंगे v sin थीटा जे कैप। ये वेलोसिटी हो गया। क्लियर है? अब जरा देखिए, हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम p जो होता है ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास तो हमको दिया है, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? v cos थीटा आई कैप और प्लस v sin थीटा जे कैप लिख सकते हैं। बोलिए। अब जरा यहाँ पे आइए, ये हो जाएगा मास m तो रहेगा ही। मास कितना दिया है? वैल्यू पुट करते हैं। मास दिया है 2 kg, तो मास हो जाएगा 2। वेलोसिटी आपको v दिया है 10 और ये हो जाएगा cos 37 डिग्री आई कैप, और ये भी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा sin 37 डिग्री जे कैप। वीडियो में दिख रहा है यहाँ? ओके, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। यहाँ तक दिखा? चलिए अब यहाँ इसको ज़रा नोट करिए, तो इसको ज़रा नोट करिए। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ऊपर से भी रेज करते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट करिए इतना पहले। नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से नोट करिए। हो गया? अब देखिए क्या है, हमने एक आपको ट्रायंगल बनवाया था, याद है? 3, 4 और ये था हमारा 5। ये 37 डिग्री था और ये 53 डिग्री 53 डिग्री था। तो अगर cos 37 की वैल्यू निकाले तो cos 37 बेस अपन हाइपोटेनस यानी 4/5 हो जाएगा, यही लिखते हैं 2, और ये जाएगा 10 × 5 ये हो जाएगा 4/5 आई कैप प्लस यहाँ भी 10 है। और अब sin 37 की वैल्यू चाहिए, तो sin 37 थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर 3/5, sin 37 हो जाएगा 3/5। ये कट जाएगा 2 से और ये भी कट जाएगा 2 से। तो रिजल्ट मिलेगा हमें क्या? ये 4 × 2 = 8, 2 × 16 मिलेगा क्या? ये हो जाएगा 16 आई कैप और प्लस 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12 जे कैप। ये हमारा रहेगा लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? यहाँ जे कैप है, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू देखिए क्या है? v cos थीटा आई कैप, v sin थीटा जे कैप। v 10 था, cos 37 मतलब इसके सामने ना बेस 4 और हाइपोटेनस 5, 4/5 रखा। 10 की वैल्यू ये भी थी, sin 37 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 3/5 कैंसिल आउट हुआ, तो लीनियर मोमेंटम आपको मिला 16 आई कैप प्लस 12 जे कैप।
नोट कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए। हो गया, क्लियर है? तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने कंसेप्ट सीखा, कुछ ग्राफ बनाए और 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व किया आखिरी में, ठीक है। तो ये लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट और ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलेंगे अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।